नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू माय चैनल एंड मेरा नाम है जेसिका। मैं नाइजीरिया में रहती हूँ। अच्छा, आज के इस टॉपिक पे ना मैं कुछ बोलने वाली हूँ। मतलब आई रियली वांटेड कि मैं आप सब लोगों को बताऊँ कि अफ्रीका क्या है और नाइजीरिया क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा अंतर हो डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मुझे भी, मैं किसी को नहीं मालूम रहता है ना, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आने से पहले मैंने भी कुछ रिसर्च किया था, फिर यहाँ आके तो और भी पता चल गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अफ्रीका अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप। और उसके अंदर 54 कंट्रीज है, मतलब देश है। तो अफ्रीका हुआ एक कॉन्टिनेंट, उसके अंदर जो देश है जैसे कि घाना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कॉन्गो, बिनी। सो ये सब एक कंट्री है ना। जैसे कि हमारा एशिया जो है ये पूरा महाद्वीप है, मतलब एक कॉन्टिनेंट है। उसके अंदर बहुत सारे कंट्री है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, है ना। तो हम अफ्रीका में है 54 कंट्रीज। तो ये सारे कंट्रीज में ना सबसे पॉपुलेटेड, मतलब सबसे ज़्यादा आबादी है नाइजीरिया में। जी हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। फिर भी अगर हम कंपेयर करेंगे ना हमारे इंडिया से, तो इंडिया में जैसे बिलियन है ना, तो नाइजीरिया में मिलियन ही है। मतलब हमारे अगर कंपेयर करते हैं तो नाइजीरिया में अभी भी कम ही लोग हैं एज कंपेयर टू अ कंट्री। मगर आप स्पेस भी तो देखिए, मतलब 4 नाइजीरिया एक इंडिया में फिट हो सकता है। हमारा इंडिया इतना महान है और इतना बड़ा है। ठीक है। तो अफ्रीका में सबसे पॉपुलेटेड है नाइजीरिया, और यहाँ का इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है। आप ये भी बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि यहाँ पे बहुत अमीर अमीर जो है ना पूरे अफ्रीका में, ज़्यादातर नाइजीरिया में ही है। नाइजीरिया यहाँ सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका है कॉन्गो, फिर आता है इथोपिया। इथोपिया मैं गई हूँ, वो तो बहुत हार्डली लोग दिखते हैं। मगर अफ्रीका तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट भी है ना, ये भी जानना पड़ेगा। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट यहाँ पे है। रेन फॉरेस्ट, पूरा जंगल अफ्रीका में है। रिवर, मतलब बहुत कुछ है। अमेजोन रिवर, बहुत, मतलब यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो नाइजीरिया भी ना बहुत अमीर है। जैसे कि यहाँ का जो फ्यूल है, पेट्रोलियम है, ये लोग यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। तो सोचिए, और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि ये कितना अमीर है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, दोस्तों मैं सच बोलूँगी, बहुत अच्छा है। और आप जैसे कुछ भी ऐसे फेंकते हो ना, जैसे आपने वाटरमेलन, तरबूज वगैरह, आम का कुछ भी बिया ऐसे फेंक दिया, अगर उसका अच्छे से देखभाल करोगे तो वो बढ़ भी जाएगा। यहाँ का सॉइल बहुत अच्छा है, रेड सॉइल है, आपने तो देखा ही होगा वीडियोस में भी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसको यहाँ पे बोलते हैं नेपा। नेपा मतलब नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे लाइट रहती है? उसका आंसर है नहीं। यहाँ पे लाइट नहीं रहती है। हम लोग तो फिर भी बहुत अंदर रहते हैं। जो मतलब मैं लेगोस में हम उतरे थे ना, और अबुजा भी मैं गई हूँ इमिग्रेशन के वहाँ पे। तो लेगोस में ना अगर आप बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, वहाँ तो जनरेटर वगैरह लगा के ही रखते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। मगर लाइट जाती ही जाती है। अगर आप नॉर्मल कहीं पे रहते हो, जैसे कि मैं उस दिन अपने मदर इन लॉ से पूछ रही थी कि मम्मी यहाँ पे तो चलो ऐसी बात है, आप तो लेगोस में थी, तो फिर कैसे था? मतलब ऐसा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे लाइट रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक दिन में तो लाइट जाती ही जाती है। वो तो सिटी है, सोचो इतना लाइट जाती है। और हर एक घर में जनरेटर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप तो फंस जाओगे। जैसे हम तो बहुत अंदर है ना, तो हमारा तो फिर भी 16 लगा हुआ है, तो वो दिन भर चार्ज होता है, रात भर हम उसको यूज़ करते हैं। फिर भी कुछ टाइम पहले हमने, जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, एक इलेक्ट्रिशियन आया था मेरे घर पे, तो उन्होंने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारे एरिया में, तो उन्होंने लाइट फिक्स तो कर दिया है। मगर आपको पता है लाइट कब आती है? और लाइट आती है रात को 1-2 बजे ऐसे, सुबह 9-10 बजे तक चले जाती है। फिर पूरे दिन हम बिना लाइट का ही रहते हैं। तो इसीलिए हमारा 16 है ना, तो वो दिन भर चार्ज होता है, तो रात को बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। आप बिना पंखे के कैसे सोएंगे? हो ही नहीं सकता है।
और जिनके जिनका यहाँ जनरेटर है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जनरेटर हमेशा चला के रखो, क्योंकि आप विश्वास करिए दोस्तों, नाइजीरिया में खुद फ्यूल होता है, खुद पेट्रोलियम होता है, मगर यहाँ खुद ही महंगा है। लोग इतना कंप्लेन करते हैं कि हमारा खुद, हम अपने देश में पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं और इतना महंगा पेट्रोल यहाँ पे, तो कौन ही मिडिल क्लास इंसान तो जनरेटर तो फिर भी अफोर्ड कर लेंगे, मगर उसमें फ्यूल भरने के लिए कैसे अफोर्ड करेंगे? बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, सब कुछ ही एक्सपेंसिव है। और फ्यूल तो मैं क्या बोलूँ, मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि नाइजीरिया खुद अगर प्रोड्यूस करते तो डेफिनेटली वहाँ पे कम होगा ना, मगर नहीं दोस्तों, यहाँ पे बहुत महंगा है। फ्यूल भी बहुत महंगा है। जैसे आप लोगों ने मेरे वीडियोस में भी तो देखा है ना, गैस सिलेंडर वगैरह के, हम गैस सिलेंडर जो हम, जब मैं आई थी ना नाइजीरिया फर्स्ट टाइम नवंबर में, तब हमने वो सिलेंडर भरा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खुद ही भरा था मेरे आंखों के सामने। वो पूरा बड़ा सिलेंडर भरने में हमें 30,000 कुछ ऐसा लग गया था, और अभी जाके वो ख़त्म हो गया है। सिर्फ छोटा वाला है, मगर उसको हम आराम धीरे धीरे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिर भरने में बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर ना बाहर ही खाना बनाते हैं कि चलो थोड़ी बचत हो जाए, क्या कर सकते हैं। दूसरी जो टॉपिक है, जो बहुत लोगों ने पूछा है कि दीदी आप रोटी क्यों नहीं खाती हो? मैं क्या, मुझे रोटी बहुत पसंद है। रोटी पराठे, मैं ऐसा कोई भी दिन नहीं है इंडिया में जिस दिन मैंने रोटी या पराठे नहीं बनाए, क्योंकि मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैं भले चावल ना खाऊं, मगर मुझे रोटी तो चाहिए ही। मैं हूँ साउथ इंडियन, मगर मैं बिहेव करती हूँ नॉर्थ इंडियन जैसा। खैर इंडियन तो इंडियन ही है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ ना गेहूं नहीं उगती है, और उगती भी है तो बहुत कम। क्योंकि आप सोचिए ना, ये नाइजीरिया है, अफ्रीका है, यहाँ पे हमेशा गर्मी ही रहती है। आप हमेशा धूप और बारिश बहुत कम होती है। और थर्डली यहाँ पे विंटर तो होता ही नहीं है। जैसे नवंबर दिसंबर में यहाँ पूरा थी, सिर्फ हवा चल रहा था। हवा क्या होता है? वो हरमतान होता है। हरमतान मतलब जो यहाँ मैंने बोला ना, अफ्रीका में सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जिसको बोलते हैं सहारा डेजर्ट। तो नवंबर दिसंबर के टाइम पे ना उस रेगिस्तान से हवा आता है बहुत सारे कंट्री में, देशों में। तो इंडिया में, नाइजीरिया में सो सॉरी, तो नाइजीरिया में भी वो हवा आता है। तो उसको बोलते हैं हरमतान सीजन। एंड वो हरमतान में ना पूरे हाथ, जैसे ड्राई विंड होता है ना, सूखी हवा, गला सूख जाता है, ऐसा ठंडा तो नहीं लगता है, मगर सब सूख जाता है। ऐसा लगेगा तूफान आ रहा है, मगर बारिश वारिश नहीं होती है, सिर्फ हवा ही चलता है। उसको बोलते हैं हरमतान सीजन। तो उसकी वजह से भी वीट नहीं, गेहूं नहीं उगती है यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो होती है, खाद ये वो ये सब डालना है, ये सब उतना अवेलेबल नहीं है ना, तो गेहूं नहीं उगता है। यहाँ पे जो खाना है वो है कसावा, याम, यही सब है, और ये लोग यही सब खाते हैं ज़्यादातर। और आपका सेमोलिना मतलब क्या बोलेंगे, सूजी, सूजी है वो यहाँ मिलती है। हाँ मिलती होगी, मगर बहुत कम, क्योंकि मैं मार्केट भी जाती हूँ, मैं पूछती भी हूँ, तो पहले तो सब हैरान हो जाते हैं, क्या है क्या है क्या है। फोटो दिखाती हूँ तब थोड़ा समझते हैं, मगर फिर बोलते हैं हमें नहीं पता। तो सूजी तो मिल जाती है, पर गेहूं नहीं मिलती है दोस्तों। और रही बात, अगर इंडियन स्टोर में जाए ना, जैसे लेगोस में बहुत इंडियंस है, अबूजा, पोटाकोट, ये सब जगह में इंडियंस है। अगर वहाँ पे जाते तो वो इम्पोर्ट करते हैं इंडिया से, तो वो महंगा पड़ जाता है। मगर अगर मैं देखूंगी कहीं पे, तो मैं तो लेकर आऊंगी ही, ऑफकोर्स लेकर आऊंगी। तो आप लोग देखें ना, आप लोग कितना लकी हो, अपने देश में इतना अच्छा खाना खाते हो, सब कुछ अवेलेबल है। देखो जब हम बाहर जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है हमें रहना बिना कुछ। जैसे मैं बोल तो रही हूँ, मैं रोटी, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैंने अपने घर में रोटी नहीं बनाया है। उज़ो को मैंने डे केयर में भी डाला था, उसको मैं भेजती थी पराठे, कभी आलू पराठे, ये वो कुछ ना कुछ बना के भेजती थी। अब हम इतने महीने रह गए बिना रोटी के। उज़ो भी बोलता है मम्मी रोटी रोटी, मगर मैं कहाँ से बनाऊँ? तो प्लीज़ आपने अपने आप को बहुत कंसिडर करिए लकी, बिकॉज आप लोग कितना लकी हो, आप लोग के पास सब अवेलेबल है। बाहर जब जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों रहना, मगर रहना पड़ता है। और अगर वेज फूड की बात करें तो वो भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा, ज़्यादातर खाना तो नॉन वेज ही है। बाकी अगर आप, जैसे उस दिन मैंने कुछ पकोड़ा खरीदा था ना, बीन्स का, राजमा का पकोड़ा, तो वो जैसे वेज हो गया। और भी बहुत कुछ, बहुत मुश्किल है। अपने घर पे बनाते तो ठीक है, मगर बाहर तो मैंने तो बहुत कम ही देखा है यहाँ पे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरनेट। इंटरनेट में
दोस्तों ये टॉपिक मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ ही नहीं है बोलने के लिए। इंटरनेट नॉर्मली नाइजीरिया में ठीक ठाक है, महंगा क्या बोलूँ मैं, ठीक ठाक है। आप कैलकुलेट करिए ना, मतलब मैं अगर 1500 का रिचार्ज कराती हूँ अपना, सिर्फ डेटा, कॉलिंग वॉलिंग नहीं, कॉलिंग या एसएमएस नहीं, सिर्फ डेटा, 1500 का रिचार्ज मतलब 5 GB मुझे मिलेगा एक हफ्ते के लिए, 7 days वैलिडिटी। तो वो आपका इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करें ना, 75 रुपीज़ पड़ गया आपका 5 GB। तो वो तो मेरा 3-4 दिनों में ही ख़त्म हो जाता है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेरे पास सिम नहीं है, मैं ये यूज़ करती हूँ, वाईफाई यूज़ करती हूँ, इसमें ही सिम है मेरे पास। अभी तक नाइजीरिया का सिम नहीं है, तो मैं इससे अपने फ़ोन में कनेक्ट करके यूज़ करती हूँ। एंड जैसे कभी कभी मैं 3500 का रिचार्ज कराती हूँ, तो वो मुझे देता है 15 GB वैलिडिटी पूरे मंथ के लिए। मगर तो 15 GB कहाँ चलेगा ना पूरा महीना, वो तो बस आप समझ जाओ 10 दिन तो मैं कैसे भी चला लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हम जहाँ रहते हैं यहाँ इंटरनेट भी तो नहीं है। मैंने जैसे अभी वीडियो शूट कर लिया, ठीक है, मैंने एडिट कर दिया, अब मुझे जाना पड़ेगा कहीं दूर, मतलब जहाँ पे मेरा यहाँ ये वाला नेटवर्क पकड़े, जैसे ये जो है ना, ये वाला सिग्नल, ये ग्रीन आए और मेरे फ़ोन पे पूरा पकड़े, तो मैं हमेशा फ़ोन लो मोड में ही चलाती हूँ, लो मोड डेटा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, एक ही तार रहता है। तो मैं कहीं पे जाती हूँ बहुत दूर, और आपको मैं क्या बताऊँ, मुझे एक वीडियो 5 मिनट का अगर मैं वीडियो बना के अपलोड करती हूँ ना, मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं उसको अपलोड करने में। कभी कभी मैं बिल्कुल सुबह में अपलोड करती हूँ, जैसे यहाँ के 3 बज रहे, तो इंडिया में 4, 5, 6, 7, 7:30 होते होंगे। तो मैं 3 बजे, मैं 2 बजे से स्टार्ट करती हूँ अपलोड करना घर में, अपने रूम से। और मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह नेटवर्क अच्छा होगा, उसमें खुद मुझे 1 से 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे लग जाते हैं। तो इतना डेटा भी तो जाता है और टाइम भी बहुत जाता है, तो मैं इतना मेहनत कर करके अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, अगर मेरा वीडियो लेट भी आता है ना, तो आप समझिए मैं 3-4 घंटे पहले से कोशिश कर रही हूँ, तब जाके अभी आया है। और जब मैं नेटवर्क एरिया में रहती हूँ, तो मैं फटाफट जो किसी का कमेंट आया मैं रिप्लाई कर दिया, ऐसे ऐसे करके हो। जैसे अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा नेटवर्क है, फुल डे तो नहीं रहता है, रात को 10 बजे के आप ऐसे सोचिए मैं 3-4 घंटे पहले से अपलोड कर रही हूँ, तब जाके अभी आया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए एंड कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा लगता है चलो मैंने मेहनत किया है, एंड मेहनत का फल मुझे अभी तो मिल ही रहा है। एंड आप देखो ना, आप लोग कितने लकी हो, आपने फ़ोन लिया, फटाफट ये किया वो किया, अपलोड कर दिया, देख लिया। मैं तो अपना ही वीडियो नहीं देख पाती हूँ मैं क्या बोलूँ, अपने घर वालों को बोलती हूँ कि आप लोग देखिए। पहले तो उनको पता भी नहीं था, मगर फिर जब मैंने बोला तो मेरी मम्मी ने खुद ही सर्च किया, देखा, वॉइस डाल के, यूट्यूब में ऑप्शन है ना वॉइस डालने का, तो उन्होंने वॉइस डाला और आ गया मेरा चैनल। वो देखती है, अभी भी वो देख ही रही होगी, हाय अब्बा तो गाइज बहुत मेहनत लगता है मुझे, एक्चुअली डेटा स्ट्रांग नहीं है इसीलिए। अगर डेटा स्ट्रांग होता तो फटाफट ही डल जाता। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत महंगा है इंटरनेट, ठीक ठाक है, जो अफोर्ड कर सकते करते। ज़्यादातर लोगों को तो मैंने देखा है वो तो छोटा नोकिया फ़ोन ही यूज़ करते, बहुत लोग तो फ़ोन ही नहीं यूज़ करते। जैसे एक लड़की आती थी मेरे घर में, एक मेरे ही एज के है, मुझसे थोड़ी बड़ी होगी, उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है, बस आती है, मिलती है, चले जाती है। बहुत लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है यहाँ पे। और आखिरी जो क्वेश्चन है ना, वो है कि यहाँ पे इतने बच्चे क्यों करते हैं, क्या दीदी आप भी इतने बच्चे पैदा करोगे? तो इसका जो जवाब है, सबसे पहले मैं अपना ओपिनियन देती हूँ कि नहीं, मुझे इतने बच्चे नहीं चाहिए, 5-6 बच्चे मुझे नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। मैं हमेशा, मुझे कम ही बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कम पैदा करो मगर आप उसको देखो। ऐसा नहीं है कि पैदा करके छोड़ दिया मुर्गिया जैसे, ऐसा नहीं होता। अभी आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, एजुकेशन इतना महंगा है, सब कुछ महंगा है, एवरी डे कुछ, सबका जो प्राइस है वो बढ़ता है। अब 1-2 बच्चे हैं उनको तो फिर भी हम संभाल लेंगे, 5-6 बच्चे को कैसे अफोर्ड करेंगे? हमारा उतना थोड़ी हैसियत है जो हम कर सकें। नाइजीरिया में, पूरे अफ्रीका में अगर कंपेयर करिए तो नाइजीरिया, पूरे अफ्रीका क्या, पूरे वर्ल्ड में आप गूगल कर सकते हो, नाइजीरिया में फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत बच्चे पैदा करते हैं, गरीब हो अमीर हो जो भी हो, यहाँ पे बहुत बच्चे पैदा करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले, अभी मैंने एक लड़की के बारे में बोला ना, एक लड़की आती थी मेरे एज की, तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि चलो आपको मैं थोड़ा घुमा लाती हूँ, उनका घर ये पास में ही है।
तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं आपका घर देख आती हूँ। मैं और उज़ो हम चले गए। जब हम उनके घर गए ना तो ये एक रूम है, बहुत छोटा सा रूम है। इस छोटे से रूम में एक वो रहती है, उनकी शादी नहीं हुई है, और उनकी दो बड़ी बहन रहती है कि मम्मी रहती है, पापा नहीं है। तो दो बड़ी बहन है ना, सबसे बड़ी वाली के 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे छोटे 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 छोटे। एंड जो उसके बाद वाली है उसके 5 बच्चे। मतलब लास्ट वाला जो था ना वो 1 महीना का ही था, मैंने उसको खुद ही उठाया। तो और घर बहुत बहुत गरीबी थी, तो मुझे ऐसे मन कर रहा था कि मैं पूछूं कि आप जब अफोर्ड नहीं कर पाते हो, इनको नहीं देखभाल कर सकते हो, तो क्यों इतना पैदा करते हो। अच्छा देखिए ना आपका घर कैसा है। पर सॉरी दोस्तों, मेरे लिए हिम्मत ही नहीं होती है, मैं ऐसे नहीं पूछ सकती हूँ किसी से। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला को बुरा लग जाएगा ना ऐसे। खैर मैंने तो अच्छे के लिए ऐसा इंक्वायरी पूछना चाहती थी, बट मैंने अपने मन को ये मार लिया। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो बस यही प्रेयर करती हूँ कि आप अपने सारे बच्चों को अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको उन लोगों को पढ़ाइए और अच्छा इंसान बनाइए। बहुत आजकल के ज़माने में अच्छा इंसान कहाँ मिलता है, बहुत कम ही ना। तो एटलीस्ट हमें कुछ नहीं तो अच्छा इंसान अपने बच्चों को बनाना ही चाहिए, है ना। और दूसरी बात यह है ना कि दोस्तों यहाँ पे सबके सब नॉर्मल डिलीवरी होते हैं। 99.9% यहाँ पे नॉर्मल ही डिलीवरी होते हैं, चाहे घर पे हो हॉस्पिटल में हो। क्योंकि सी सेक्शन के लिए उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ है, और इतने पैसे भी नहीं है सी सेक्शन में। आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। और फिर हेल्थ प्रोफेशनल जो है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, वो भी तो चाहिए ना। बहुत रिस्की है ना सी सेक्शन ऑपरेशन, तो ऐसे ही थोड़ी है, बहुत रिस्की होता है वो। कितना माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। तो इसी वजह से ना यहाँ पे ज़्यादातर क्या 99% आपका नॉर्मली होता है। बहुत कम ही जो है जो सी सेक्शन होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड है उन लोगों में। एंड और भी एक बात है कि यहाँ पे ऐसे बिलीव करते कि चलो मेरे जो पूर्वज है उनके 10 बच्चे 20 बच्चे, तो हमें भी उसको मेंटेन करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है ना, यहाँ पे 3 टाइप के रिलीजन है। फर्स्ट है क्रिश्चियन, फिर है मुस्लिम, फिर है जो अपने पूर्वजों पे विश्वास करते। तो जैसे वो लोग रहते थे उनको वह भी वैसा रहना है। जैसे कि बहुत सारी शादी करनी है, बहुत सारे बच्चे करने हैं। फिर वो लोग नॉर्मली यहाँ के लोग ऐसे भी सोचते कि अगर मैं बच्चे करूँ ना तो वो बुढ़ापे में मेरी मदद करेंगे, है ना। और फिर तीसरा रीज़न ये भी है कि जब बच्चे हो जाते तो बहुत लोग मर भी तो जाते हैं। जैसे आपने 10 बच्चे पैदा किए तो उसमें क्या होता है कि 2-3 मर गए बचपन में ही, तो ऐसे भी बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो दोस्तों यही सब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बतानी थी, तो मैंने बता दिया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए। मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ, जब भी मुझे समय मिले। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आप लोग ना लिखिए कमेंट में कि आप लोगों को और क्या जानना है, मैं उसमें ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, मैं बाहर जाऊंगी तो ऑफ कोर्स मैं व्लॉग तो करूंगी ही, मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा मुझे भी शर्म लगता है, मगर मैं अभी थोड़ा ओपन हो रही हूँ तो मैं ज़रूर करूंगी। आप लोगों के लिए भी थोड़ा, आप लोगों को भी सराउंडिंग दिखाऊंगी कि यहाँ कैसे क्या है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। मिस जंपी नीचे से भाग रहा है, मैंने देख लिया। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके, टू मच लव, बाय।